जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, कल टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आपके करंट अफेयर्स नहीं आ पाए थे, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करूंगा, क्षमा चाहूंगा। आज के कंटेंट में हमने कल मतलब कि 3 फरवरी और 4 फरवरी दोनों डेट का जो है हमने करंट अफेयर 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों दिन का जो है करंट अफेयर हमने रख दिया है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो शुरू से अंत तक के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, आइए। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। जीवन में विकट परिस्थितियां सबसे ज़्यादा आती हैं। हर व्यक्ति को बोलना आसान है कि चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर चला करिए, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, अगर थोड़ा सा आप इस चीज़ पे मंथन करें या इसमें ध्यान दें या इसमें जोर दें तो आप एक चीज़ पहचानेंगे कि मुस्कुराहट जो है वो आपके जीवन के दुख दर्द को तो दूर नहीं कर पाएगी, लेकिन सामने वाले के जीवन के जो दुख दर्द है वो आपके मुस्कुराहट से जो है चले जाएंगे और आप अपने आसपास सकारात्मक वातावरण पैदा कर सकते हैं। मैं आसान भाषा में समझाऊं, जब तक आप मुस्कुराते रहेंगे, याद रखिएगा आपके विरोध में बहुत सारी बातें होंगी, चीज़ें होंगी, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़िएगा मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि किसी में अगर कुछ बात होती है उसी की ही बात होती है। इसीलिए मुस्कुराहट अपने मन में मन में नहीं, अपने होठों में हमेशा बनाए रखें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। ज़रूर जो है आपको सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किसे असम राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो किसे की है भाई? तो डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। शशि टंडन ने आंसर दिया है। असम की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो तेजपुर और माजुली द्वीप को माना जाता है। क्या बात है, मैंने ये प्रश्न पूछा होगा। वेरी गुड शशि। और शशि टंडन ने आंसर दिया है डिब्रूगढ़। वेरी गुड। आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलो, कश्मीर एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअल में इसे पाकिस्तान में मनाया जाता है। मैं भी इसे बता दूं, इसको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के पास भी एक कश्मीर का पोर्शन है, हमारे कश्मीर का पोर्शन है। ऐसे नक्शा हम बनाते हैं, है ना। ये हो गया आपका पीओके वाला पार्ट, ये हो गया आपका अक्साई चीन वाला पार्ट, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास है। ये वाला पोर्शन जो कश्मीर का है वो पाकिस्तान के पास है। ये वाले क्षेत्र को उसने 1947-48 के समय में जो है क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उसी के ही अलगाववाद पे निर्भर होकर इस दिवस को मनाता है। देखिएगा उसकी सोच कि इस दिन कश्मीर में पूर्ण शांति समाधान वकालत की जाती है ना। कश्मीर एकजुटता दिवस पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन कश्मीर के लोगों और कश्मीर अलगाववादियों के समर्थन में मनाया जाता है। इस दिन कश्मीर में शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की जाती है। करते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलगाववाद है वही तनाव, लड़ाई, झगड़े, इन सभी चीज़ों का कारण है। तो मनाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कश्मीर की शांति या एकजुटता दिवस के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अलगाववाद दिखाई देता है। ठीक है, चलो खैर, हमको बताना था, हमने बता दिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक्वरीन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण आयोजित किया है? तो किसके साथ किया है? तो मालदीव के साथ किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक्वरीन सैन्य अभ्यास जो है एक दूसरे की सेना को सशक्त बनाने के लिए, सैन्य सशक्तता के लिए इसे मनाया जाता है। मतलब हर साल इसका अभ्यास किया जाता है। मालदीव और भारत के बीच में हर साल ये बारी बारी होता है। लास्ट ईयर 2023 में ये आयोजित कराया गया था भारत और मालदीव के बीच में, जो कि 11 जून से 24 जून 2023 तक चला था। 12वां संस्करण
और ये हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में, लेकिन इस बार ये मालदीव में हो रहा है। और मालदीव में कौन सा स्थान है, तो माफिला फुशी नाम की जगह है मालदीवा में, वहाँ हो रहा है मालदीव में 2 फरवरी से 15 फरवरी तक के। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो एक दूसरे देश को रक्षा सहयोग प्रदान करना। कैसे, तो मालदीव अगर आप मैप रखे होंगे तो मैप में देखें, एक तटीय पड़ोसी राज्य है, देश है। अब इन दोनों के बीच में सैन्य सहयोग भी और साथ ही साथ तटरक्षता में, यह कहा जा सकता है कि कोस्टल रीजन में एक दूसरे को सहयोग देने के लिए ये एक्वेरिन जो आपका सैन्य अभ्यास किया जाता है। अगर एक्वेरिन की बात करें तो एक्वेरिन का मतलब होता है मित्र, दोस्त, है ना, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। मेज़बानी भारत और मालदीव बारी बारी करते हैं, 2009 से स्टार्ट हुआ है। आतंकवाद उग्रवाद विरोधी अभियानों को सहयोग को बढ़ावा देते हैं, मानवीय सहायता, आपदा राहत अभियान, ये सभी सारी चीज़ों के लिए ये जो है आपका एक्वेरिन सैन्य अभ्यास होता है। भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा संबंध है। 1998 से दोनों देश रक्षा सहयोग, अपनी रणनीति साझेदारी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक देश से दूसरे देश की मित्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलें आगे। चल, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाया है? मैं आपको बता दूं कि अब तक जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट को या वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, इसको प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई। क्या नाम है इनका? मोरारजी देसाई, है ना, इनका जो है रिकॉर्ड है। कितने बार इन्होंने इस वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया है? तो 10 बार। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इसे अब तक 8 बार प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं बाकी जानकारी। जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमण के केंद्रीय वित्त कॉरपोरेशन मंत्री मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया। उनके नाम लगातार 8 बार केंद्रीय बजट में पेश किए करने का रिकॉर्ड बना। ठीक है, मोरारजी देसाई जी जो है उन्होंने 1959 से 63 और फिर 67 से 69 तक 10 बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का प्रावधान है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय बजट को राजस्व बजट, जिसके अंतर्गत सरकार के कर, गैर कर, राजस्व प्राप्ति व व्यय सहित सारी चीज़ें शामिल होती है राजस्व बजट के अंतर्गत। और पूंजीगत बजट मतलब सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतानों सहित सारी चीज़ें शामिल होती है। इसको वर्गीकृत किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज के साथ संसद में प्रस्तुति की जाती है। पहला नंबर है आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113, वित्त विधेयक 110 के तहत आर्टिकल 110, है ना, FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति को आपको पेश करना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होगा, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, रणनीति, ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आप बताइए कि इस बार का बजट कैसा था और आप इसके बारे में क्या जानेंगे, क्या आपकी जानेंगे मतलब क्या आपकी राय है, ये हम आपसे जानेंगे। ठीक है, चलो मुख्य बातें। 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट था। प्रस्तुतकर्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही है, जो कि लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। थीम था विकसित भारत। अब इन योजनाओं को कृषि और ग्रामीण विकास में निम्नलिखित बातें हैं जिसको आप अपने से PDF में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट लगेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद है MSMEs या स्टार्टअप के लिए क्या क्या प्रावधान रखा गया है, वैसे ही निवेश बुनियादी ढांचा में क्या स्थिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या रणनीति है, इसकी कुछ बातें इसमें रखी है मैंने, उसको जान लीजिएगा। सामाजिक कल्याण और अर्थव्यवस्था में क्या इन लोगों का योगदान रहेगा, है ना। बिहार पर विशेष ध्यान
रखा गया है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो ये सारी चीज़ें PDF आपको मिल जाएगी। चले आगे। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम 2025 में ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में किस टीम को हराया है? तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है इन्होंने और अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है इन लड़कियों ने। शाबाश लड़कियों। दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट से हारी है ना। और इसमें हम जान सकते हैं कि फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही है, तो गोगांडी त्रिशा, इन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 15 बॉल पे 15 रन देकर 3 विकेट लिए और 44 रन आबाद बनाए। ये ऑलराउंडर क्रिकेटर है। ठीक है, प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोगांडी त्रिशा यही रही है। ठीक है, मतलब मैन ऑफ द सीरीज। क्लियर। चलो मेरे प्रिय साथियों, 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो रांची राहर बंगाल टाइगर, क्या नाम है इनका? रांची रारह बंगाल टाइगर, इन्होंने जो है आपका इस खिताब को जीता है। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे देख सकते हो कि हैदराबाद तूफान को इन्होंने हराया है। उड़ीसा के राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में इसे आयोजित कराया जा रहा था। फिर से आता हूं कि प्लेयरों की सूची से प्रश्न पूछे जाते हैं। फेयर प्ले पुरस्कार यूपी रुद्रा को मिला है। वैसे ही सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है, क्या नाम है इनका? बिक्रमजीत सिंह, हैदराबाद तूफान के हैं। आगामी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, है ना। ये अर्शदीप सिंह हमारे क्रिकेट वाले अर्शदीप सिंह नहीं है, ये हॉकी वाले हर्षदीप सिंह है। ठीक है, हैदराबाद तूफान से है। सर्वश्रेष्ठ स्कोरर गुजरात सिंह, है ना, जुगराज सिंह जी, गुजरात नहीं, जुगराज सिंह। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुखजीत सिंह जो है वो राहर बंगाल टाइगर के रहे हैं। ठीक है, ये भी IPL इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पे कराया जाता है। ठीक है, माउंट तरानाकी को कानूनी व्यक्तित्व देने का निर्णय पर्वत को किस रूप में मान्यता प्रदान की गई है? न्यूजीलैंड में स्थित है ये क्या पर्वत, जिसका नाम है माउंट तरानाकी। ठीक है, इसको जो है एक जीवित प्राणी जो है का व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया है, जीवित प्राणी की घोषणा कर दी है। अब इससे क्या होगा? यहाँ पर एक जनजाति रहती है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये जनजाति है आपका, क्या नाम है इन जनजाति का? बहुत अच्छा नाम है भाई, मौरी जनजाति। ये मौरी जनजाति के लिए ये स्थल बहुत ही पवित्र है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो ये जनजाति के संरक्षण के लिए, साथ ही साथ अगर हम किसी भी पहाड़, पर्वत और कोई प्राकृतिक क्षेत्र को अगर किसी जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दें तो उसका संरक्षण, संवर्धन अच्छी तरह से होगा। और साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि कई जगह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा जाता है, कई जगह जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है आपको उस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। तो ये करना इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान में आधुनिकीकरण का ज़माना है, हर जगह जो है तोड़ फोड़ होकर बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो जो प्राकृतिक संपदा है उसमें किसी प्रकार का मनुष्य को द्वारा हस्तक्षेप ना हो, उस क्षेत्र के जो वन्य जीव हैं वो प्रॉपर संरक्षित रहें, वो प्रॉपर जो है अपनी जीवन यापन अच्छी तरह से करें। तो इस संरक्षण के लिए इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है। ये मौरी जनजाति के लोग हैं, देख रहे हो कैसे डांस कर रहे हैं इन लोग। ठीक है, न्यूजीलैंड में रहते हैं और ऐसे घूर घूर के देखते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत किसके उद्देश्य से की गई है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना। पांडुलिपि में हिंदी लिखा जाता है। ठीक है, अब पांडुलिपि को जितना ज़्यादा संरक्षित करने का कार्य किया जा सकता है उसको इसके अंतर्गत किया गया है। जैसे देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में मैंने कहा कि बजट से संबंधित बात है शिक्षा के क्षेत्र में, आपको मैं बताऊंगा। भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें यह एक केंद्रीय योजना है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों के द्वारा जो है पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण को संरक्षित करना, मतलब पांडुलिपि में लिखित जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जितने भी स्रोत हैं, उनका संरक्षण एवं संवर्धन करने का उद्देश्य इस काम के लिए किया गया है। 60 करोड़ रुपए का बजट इस बजट में निर्धारित किया गया है। अब क्या होगा इसका उद्देश्य? पांडुलिपियों एवं उनके संग्राहकों को दस्तावेजीकरण होगा, पांडुलिपियों के आधुनिक परंपरागत के तरीकों को संरक्षित किया जा सकेगा, पांडुलिपि
वही बात लिखी होगी सारी चीज़ें। तो आपको समझ जाना है कि पांडुलिपि पे जो है संरक्षण के लिए ये कार्य किया गया है। अगला इसी से ही शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना घोषणा की गई है कि ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। ठीक है, वित्त बजट के ही सत्र में। अब ये क्या है, तो इसमें देखो समझना है कि जितने भी क्षेत्रीय भाषा, लाइक छत्तीसगढ़ी, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वैसे ही असम में असमिया होगा, वैसे ही आपका झारखंड में झारखंडिया बात करते हैं, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों को अगर प्रोवाइड करेगा, तो क्षेत्रीय भाषाओं में जब व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ेगा, गांव दूर दराज का व्यक्ति, तो उसमें उसकी मानसिकता पहले से विकसित है, उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, उसी भाषा में बाकी सब सारी चीज़ों को सीखेगा। तो जब सीखेगा तो उतना विकास होगा उसकी बौद्धिक विकास के लिए। ये एक बहुत अच्छी परियोजना है। भारतीय भाषाओं में स्कूली उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके तहत जो है उनकी भाषा समझने में आसानी होगी। ये बजट सत्र में निर्मला सीतारमण जी ने इसे किया है। उसके बाद है VSHORADS मिसाइल प्रणाली, मतलब कि क्या है ये मिसाइल प्रणाली का नाम है आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका काम जो है किसने किया है, तो DRDO ने एक सफल परीक्षण किया है ना। DRDO ने एक बहुत ही अच्छा सफल परीक्षण किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा उड़ीसा चांदीपुर में ये एक छोटा मिसाइल है जिसको कम ऊंचाई में किसी मतलब हथियार को या मान के चलो किसी को भी ध्वस्त करना है, तो उसके लिए इसे बनाया गया है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, है ना। जैसे ड्रोन और हवाई खतरों को नष्ट करना, उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें, सैन्य बलों के लिए उपयोगी है, आराम से इसको चला सकते हैं, है ना। मतलब कि मैन टू मैन चलाने में ये आसान है। ठीक, मतलब तुरंत लोड एंड फायर का फॉर्मूला इसमें अपनाया गया है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रैमी पुरस्कार से प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ है भाई ग्रैमी पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार जो है वो त्रिवेणी नाम का एक एल्बम बनाया है, यूट्यूब में जरूर सुनिएगा इसे। इसके लिए इन्हें जो है किन्हें, तो चंद्रिका टंडन जी को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार प्रदान जो है वो आपका मुख्य रूप से संगीत जगत में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित प्रस्तुत किया जाता है ना। 1959 से ये दिया जा रहा है। 1959 में सबसे पहला है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसे अब रिकॉर्डिंग एकेडमी कहा जाता है, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो ये पुरस्कार की श्रेणियां हैं, है ना, जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो ये अधिकतर जो पूछा जाता है वो यही है कि किस भारतीय मूल की महिला या पुरुष को प्रदान किया गया है। ठीक है, विक्की ऐसे करके कुछ नाम था, उनको दिया गया था लास्ट टाइम। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? बहुत ही शानदार मीटिंग हुई थी, यूट्यूब में इसके वीडियो है, आप देख सकते हो। सचिन तेंदुलकर जी को आपका CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। इसमें रोहित शर्मा, स्मृति मंधाना और हार्दिक पांड्या, इन लोग की काफ़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी जो है आपका मतलब कन्वर्सेशन हुआ है, सुन सकते हैं अगर कन्वर्सेशन सुनने की आपको आदत है तो। जिसमें बेस्ट क्रिकेटर जो है वो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना जी रहे। बेस्ट मेंस डेब्यू सरफराज खान, वैसे ही मेंस आपका वुमेंस डेब्यू आशा भोगना, इनको प्रदान किया गया है। वुमेंस क्रिकेट में मंधाना बेस्ट बैटर और दीप्ति बेस्ट बॉलर है ना। घरेलू क्रिकेट में शशांक सिंह को बेस्ट वाइट बॉल ऑलराउंडर, तनुष केटियान को बेस्ट रेड बॉल ऑलराउंडर मिला गया है। तो आपको तो जनरल CK नायडू अवार्ड जो है, ये कर्नल CK नायडू अवार्ड इन सभी को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में किस IPS अधिकारी को BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राजेश निर्वाण जी को, ये जो है आपका महानिदेशक नियुक्त किया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। तो आपको याद रखना है, ये है राजेश निर्वाण जी, है ना। नगरीय उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, पांडे समिति की सिफारिश में इसका गठन किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा के मामलों के समन्वय और इन सभी चीज़ों पर निगरानी करने का इसका कार्य रहता है। ठीक है, चले आगे। अगला,
हाल ही में भारत सरकार में बिजली वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता पर मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। इस समिति के समूह के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीपद यसो नाइक जी जो हैं इसके अध्यक्ष है। किसान समृद्धि ऋण योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छी पहल की जा रही है। गोवा के 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कराया गया है। आई स्पॉट नाम का जो है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है? पोर्टल लॉन्च किया गया है जो सारी चीज़ों पर निगरानी करेगा। निम्नलिखित में से किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। 327 करोड़ रुपए का जो है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण के लिए आवंटित किया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अंतरिक्ष में सबसे लंबी स्पेस वॉक करने वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका आंसर आपको देना है। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।